नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैंने उपविषय लिया है वो है आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के निबंध भाग में से लिया गया है और मैं आपको उपविषय के बारे में बताने वाला नहीं हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा जो मेरा उपविषय है वो क्या है। तो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइएगा। जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और चलिए मैं आपको कुछ पंक्तियाँ गाकर भी सुनाता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो बताएं किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। लगाइए अंदाज़ा। बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं। करूं भी क्यों ना, हर व्यक्ति को अपना देश अपनी जान से प्यारा होता है। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं। वैसे भी हमारी पहचान हमारे देश के साथ ही तो है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो उपविषय है वो भी देशभक्ति के रंग में ही रंगा हुआ है। और ये जो निबंध है वो हमारे आधुनिक युग के एक बहुत ही प्रमुख लेखक जिनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और ये एक बहुत ही प्रेरणादायक निबंध है। और इसका नाम आप जानते हैं, अब बिल्कुल सही कहा आपने, मैं और मेरा देश। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इस निबंध के संक्षिप्त परिचय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके निबंध के नाम से ही इस बात का हमें पता चल जाता है कि लेखक क्या संदेश देना चाहता है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। चुनाव में हमें अपना जो मत है, अपना वोट है, उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। हम सब अपने देश के अच्छे और सच्चे नागरिक हैं और जहां हमारे कुछ अधिकार हैं वहीं हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं और जिनका पालन हमें बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इस निबंध के शुरू में लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छे घर में जन्मा, पलकर बड़ा हुआ, अच्छी शिक्षा ली और ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति बना। बहुत ही अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ तो था मेरे पास। भाइयों जैसे मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे पड़ोसी, सब सुख दुख में काम आने वाले। मेरे इलाके में बहुत से लोग मुझे जानते थे और बहुतों को मैं जानता था। अपने नगर में रहते हुए अगर किसी पे कोई मुसीबत आती तो मैं उसकी मदद करता, अगर मुझ पे कोई दुख पड़ता तो वो मेरी मदद करने के लिए आते। तो इस तरह मैं तो यही समझता था कि मेरे पास अब सब कुछ है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं तो अब पूरा मनुष्य बन गया हूँ। हमेशा यही सोचकर मन ही मन खुश होता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ जानेंगे आप। एक दिन आनंद की इस दीवार में, पूर्णता की इस दीवार में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई।
और मैं सोचने लगा कि ये सब कुछ होते हुए भी मेरी स्थिति इतनी हीन है, इतनी हीन कि मेरा कोई भी कहीं भी अपमान कर सकता है, और बदला लेने की बात तो बहुत दूर की, मैं कहीं कोई अपील या कोई दया प्रार्थना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, एक भूकंप आया था, एक ऐसा भूकंप जिससे कोई प्रांत या प्रदेश या धरती आकाश नहीं हिले थे। ये भूकंप मेरे मन में आया था, जिसने आनंद की उस दीवार में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये बातें घुमा फिरा के कर रहा हूँ, तो चलिए आपको सीधे सीधे बताता हूँ। एक तेजस्वी और महान पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला के रख दिया। आप जानना चाहेंगे वो व्यक्ति कौन थे? वह महान पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी, हमारे सबके प्रिय लाला लाजपत राय जी। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक देकर अपने देश के गौरव को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जीवन भर मुसीबतों का सामना करते हुए देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उनका व्यक्तित्व, उनकी कलम, उनकी वाणी में एक ऐसा तेज था, एक ऐसी ताकत थी जिससे उन्होंने भारत के लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाया। कोई भी जब उनको सुनता और देखता तो उनसे बहुत प्रभावित होता, क्योंकि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। और उन्होंने संसार के बहुत देशों की यात्रा की, और अलग अलग देशों में घूमने के बाद जब वो अपने देश में वापस आए तो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने अपना सारा का सारा अनुभव एक ही वाक्य में बखेर के रख दिया। जानते हैं वो वाक्य क्या था, वो अनुभव क्या था? उनका अनुभव ये था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। और यही अनुभव तो वो भूकंप था जिसने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया और लेखक को हिला के रख दिया। और इसी मानसिक भूकंप ने लेखक की विचारधारा को भी बदल के रख दिया। और लेखक अब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के लिए संसार के सभी उपहार, साधन और सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं अगर उसका देश गुलाम है या किसी रूप से भी हीन है। और दूसरी तरफ हमारा सबका ये कर्तव्य भी बनता है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश के मान सम्मान और उसकी स्वतंत्रता को ठेस पहुँचे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एक साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है? बात तो ये सोचने वाली है कि एक साधारण व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो देश के लिए क्या कर सकता है? माना कि कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो अपने आविष्कारों से अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, या फिर कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति हो जो धन से अपने देश की सेवा कर सकता है, या कोई साहित्यकार हो जो अपने हुनर और अपनी कलम के जादू से देश की और देश के लोगों की सेवा कर सकता है, या बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी हो अपने खेल की प्रतिभा से देश के मान सम्मान को बढ़ा सकता है, या कोई बहुत ही बड़ा गुलूकार या संगीतकार हो जो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन बात यह है कि एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अपने देश के लिए क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो सुनिए, इसका उत्तर ये है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाई साहब, ये जीवन एक समुद्र तट की तरह है जिस पर हर व्यक्ति अपने लिए स्थान पा सकता है। तो कुछ लाइनें आपकी नज़र कर रहा हूँ। अभी न निकली पहली किरण, अभी न निकली पहली किरण, पूरब की लाली पहचान, भौर से पहले ही खाट
छोड़ उठ गया किसान। तो सबसे पहले हम किसान की बात करते हैं। एक किसान जिसे हम देश का अन्नदाता भी कहते हैं। अगर हम अब ये सोचें कि अगर एक किसान जो खेती ना करे, फसलें ना उपजाए, तो देश के लोगों तक रसद अनाज कैसे पहुँचे। तो इस तरह देश के लिए हर तरह का अनाज, हर तरह की फसलें जो पैदा करके एक किसान अपने देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि युद्ध में जय बोलने वालों की। हम जानते हैं कि जहां हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने रक्त का एक एक कतरा बहाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जब भी देश पर कोई संकट की घड़ी आती है तो युद्ध में लड़ने वालों के साथ साथ युद्ध में जो जय बोलने वाले होते हैं वो भी हमारे सैनिकों का जो हौसला है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे जो सैनिक है वो नए जोश के साथ जो है युद्ध लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश पर कोई भी संकट की घड़ी आती है तो सारा देश हमारे सैनिकों के साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए आगे आता है। तब देश का हर नागरिक अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा होता है। तो चलिए अब किसी खेल की बात करते हैं। आपने कभी किसी क्रिकेट मैच को देखा होगा जहां हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करते हैं, वहीं दर्शकों की तालियां भी हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का कार्य करती हैं, जिससे हमारे खिलाड़ियों के हौसले बढ़ जाते हैं और वो हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 10 रन चाहिए, तो सोचिए आप कैसा माहौल होगा। दर्शकों की तालियों से सारा स्टेडियम गूंजने लगता है। दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों में एक ऐसा जोश आता है कि हमारी टीम चौके और छक्के के साथ मैच को एक गेंद रहते ही जीत लेती है। तो ये होता है दर्शकों की तालियों का कमाल। अगर दर्शक ही ना हो तो खिलाड़ियों का खेल देखने के लिए कौन आएगा। इस तरह खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी हमारे देश की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि आप कभी किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में गए हों, और या आपने कभी टीवी पर ऐसा कुछ देखा हो। तो जब भी ऐसे सम्मेलनों में जब भी कोई कवि या शायर अपनी कविता या शेर सुनाता है तो वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दाद देने वाले होते हैं। दाद देने वाले का अर्थ यहाँ ये है कि तारीफ़ करने वाले, उनकी कविता की तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं। और आपने अक्सर उनको सुना होगा उनकी तारीफ़ करते हुए, वो यही दर्शक कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे कवि सम्मेलन या जितने भी हमारे मुशायरे हैं उनकी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। चलिए इन बातों से आपको ये तो पता चला कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने देश के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। ये कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि 100% झूठ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत बार अकेले चने ने भी भाड़ को फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हुआ, उसका निशान तक ऐसा शिव मंत्र हुआ कि कोई ये भी ना जान सका कि वह बेचारा इस स्थान पर था भी के नहीं। चलिए इतिहास की गहराइयों में जाने का इस वक्त समय नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे 2 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ये 2 युवकों के जीवन की 2 घटनाएं हैं। ये कोई बहुत बड़ी किसी बड़े लेखक की कहानी नहीं है। ये कहानियाँ हमें बताएंगी कि किस तरह किसी देश का नागरिक अपने कर्मों से अपने देश के मान सम्मान को बढ़ा सकता है, और दूसरी तरफ अपने ही कर्मों से अपने देश के मान सम्मान को, देश के नाम को कलंक का टीका भी लगा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको कहानी जो सुनाते हैं वो है
महान संत स्वामी रामतीर्थ जी और एक जापानी युवक की। तो हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान गए और वह वहाँ रेल में यात्रा कर रहे थे। तो उन दिनों उनका जो भोजन था वो फल ही था, क्योंकि उन्होंने जो उपवास रखा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, उन्होंने इधर उधर देखा और उनको कोई भी फल वाला दिखाई नहीं दिया। तो उनके मुंह से ये बात निकली कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। उनके पास ही एक जापानी युवक खड़ा था और वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आया था, तो वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा वहाँ से निकल पड़ा। उनकी पत्नी ने उनको पीछे से इशारा किया और बुलाया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि अभी मैं आता हूँ। तो कुछ ही देर में वो व्यक्ति एक फलों का टोकरा लेकर स्वामी जी के पास पहुँच गया और उनको वो टोकरा दे दिया। स्वामी जी ने सोचा कि शायद ये युवक जो है ये फल बेचने वाला है। उस युवक ने स्वामी जी को फल दिए और स्वामी जी ने कहा कि आपको इसकी क्या कीमत मैं आपको इसकी दूं। लेकिन उस युवक ने कहा कि मैं फल बेचने वाला नहीं हूं, मैंने तो आपकी बातों को अभी अभी सुना और आपने कहा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो इसलिए मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूं। स्वामी जी के बार बार कहने पर उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि अगर वाकई आप इसकी कीमत देना चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो आपने देखा कि किस तरह उस जापानी युवक ने अपने काम से अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाया। तो इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप एक दूसरी घटना से भी लगा सकते हैं। तो दूसरी घटना भी ये जापान में ही घटित हुई। किसी दूसरे देश का व्यक्ति जापान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया और वह वहाँ रोज़ सरकारी पुस्तकालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था और उसने देखा कि उस पुस्तक में बहुत ही दुर्लभ चित्र हैं। उसने इधर उधर देखा कि शायद उसको कोई देख रहा हो, पर उसने चुपके से उस पुस्तक में से वो कीमती पन्ने निकाल लिए। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं था कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति उसको देख रहा है। तो उस व्यक्ति ने उसी समय पुस्तकालय में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कर दी। तो उसी वक्त वहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने उस व्यक्ति से वो दुर्लभ जो पन्ने थे वो बरामद कर लिए और उस व्यक्ति को उस देश से निकाल दिया गया। बात यहीं ख़त्म होती तो कुछ और बात थी, लेकिन क्या हुआ कि उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर ये लिखकर लगा दिया गया कि उस देश का कोई भी व्यक्ति इस पुस्तकालय में दाखिल नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने देखा कि ये दो घटनाएं, पहली घटना में उस जापानी युवक ने अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाया और दूसरी घटना में उस दूसरे देश के युवक ने अपने देश के नाम को मिट्टी में मिलाया, कलंकित किया। इन दो घटनाओं से अब ये बात तो स्पष्ट है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का फल उसे ही नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल उसके देश को भी मिलता है। अपने देश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जिस तरह मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही मेरा ये कर्तव्य बनता है कि देश के लाभ और देश के सम्मान के लिए मैं भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूँ। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ें तो हैं नहीं। मेरा मान सम्मान और देश का मान सम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने जीवन के अनुभवों से मैंने जितना भी सीखा है वो यही है कि किसी भी कार्य की जो महानता है, किसी भी कार्य की विशालता उस
कार्य के छोटे या बड़े होने पर निर्भर नहीं करती। उस कार्य की महानता और विशालता उस कार्य को करने की भावना में छिपी होती है। बड़े से बड़ा कार्य भी हीन हो जाता है अगर उसके पीछे अच्छी भावना ना हो, और छोटे से छोटा आपका कार्य भी महान बन जाता है अगर उस कार्य को करने के पीछे अच्छी भावना हो। तो इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाता हूँ। और जो पहली कहानी है वो महान कमाल पाशा और एक बूढ़े व्यक्ति की है। उसी से शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब महान कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनकी राजधानी में उनकी जो वर्षगांठ थी बड़ी धूमधाम से मनाई गई और देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उनको भेंट किए। इस तरह वर्षगांठ का जो उस उत्सव था वो समाप्त हुआ और कमाल पाशा जी अपने भवन में ऊपर चले गए। तो उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचा। तो जो बाहर सेक्रेटरी थे उन्होंने उसे कहा कि अब तो समय बीत चुका है, आप जाइए। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं 30 मील पैदल चलकर आया हूँ, इसलिए देर से पहुँचा हूँ। महान कमाल पाशा तक इस बात की सूचना पहुँचाई गई और उस वक्त कमाल पाशा जी अपने वस्त्र बदल चुके थे, लेकिन फिर भी जो वो नीचे आए और उस व्यक्ति को मिले, बूढ़े व्यक्ति को, और उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप क्या लेकर आए हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने, जो उनके हाथ में एक मिट्टी की हंडिया थी जिसमें पाव भर शहद था, तो उसने कमाल पाशा जी को जो वो तोहफा था वो उपहार उनको भेंट किया और उन्होंने बड़े ही आदर और सत्कार से उसका उपहार स्वीकार किया। कमाल पाशा ने उस हंडिया को खोला और उसमें से 2 उंगलियां शहद की निकालकर पहले तो अपने मुंह में डाली और बाद में तीसरी उंगली बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा व्यक्ति खुशी से इतना निहाल हुआ कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। राष्ट्रपति ने कहा कि दादा, आज जो आपने उपहार मुझे दिया है वो सबसे सर्वोत्तम है। उसी वक्त उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में पूरे मान सम्मान के साथ दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वो शहद बहुत कीमती था या उसमें हीरे मोती मिले हुए थे? नहीं, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की सच्ची और अच्छी भावना थी जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। तो आइए एक दूसरी कहानी भी आपको सुनाते हैं। ये हमारे ही देश की घटना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और एक किसान की। एक बार की बात है कि एक किसान जो एक गांव में रहता था, उसने एक रंगीन सुतलियों से एक खाट तैयार की और वो खाट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उपहार के तौर पर देना चाहता था। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि बाबा, आप इतनी दूर दिल्ली तक इस खाट को लेकर कैसे जाएंगे? लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कहाँ मानने वाला था। वो किसी न किसी तरह गांव से रेलवे स्टेशन तक, फिर रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक उस रंगीन सुतलियों की खाट को लेकर पहुंचा। तो जब वो पंडित नेहरू जी की कोठी पर पहुंचा तो उसको पहले तो अंदर जाने से मना किया गया और बाद में जब इसकी सूचना जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई तो उन्होंने उस किसान को अंदर बुलाया। पंडित जी ने उसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने बड़े प्यार से कहा कि मैं आपको ये रंगीन सुतलियों की खाट उपहार में देना चाहता हूँ। पंडित जी ने बड़े ही प्यार और सत्कार से उस उपहार को स्वीकार किया और अपना जो एक फ़ोटो है वो दस्तखत करके उस बूढ़े किसान को दे दिया। जिस फ़ोटो को लेने के लिए उस समय देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते थे, तो वह क्या खाट के बदले में दिया गया था? नहीं, वह तो खाट देने वाले की भावना का सम्मान था। चलिए हम अब बात करते हैं कि हम कोई भी जब काम करते हैं
तो ये कैसे हम जान पाएं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? इस कसौटी पर खरे उतरने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी। तो इस वक्त हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक है शक्ति बोध और दूसरा है सौंदर्य बोध। शक्ति बोध का अर्थ है देश को शक्तिशाली बनाना और सौंदर्य बोध का अर्थ है कि देश को सुंदर बनाना। तो चलिए पहले देश के शक्ति बोध की बात करते हैं। तो क्या कभी आप रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर या मोटर बसों में इधर उधर आते जाते रहते हैं और आप अक्सर कुछ ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में वो नहीं हो रहा, तो हमारे देश में ये नहीं हो रहा, हमारे देश में ये गड़बड़ है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है। और साथ ही साथ आप इन स्थानों पर ये भी चर्चा करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि अपने देश को आप हीन कहते हैं और दूसरे देशों को आप अच्छा गिनते हैं। तो अगर इन सभी बातों का उत्तर हाँ में है तो आप अपने देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं। चलिए शक्ति बोध को ठेस पहुंचाने वाली एक और बात करते हैं। आपने शल्य की बात तो सुनी होगी। वो महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता या उसकी हल्की सी हुंकार भरता तो शल्य बार बार अर्जुन की अजेयता का उल्लेख करता। इससे क्या हुआ कि इससे कर्ण का जो आत्मविश्वास है उसको ठेस पहुंची और जिससे बाद में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शल्य ने एक ऐसा कार्य किया जिससे कर्ण के शक्ति बोध को ठेस पहुंची। तो चलिए अब बात करते हैं सौंदर्य बोध की। क्या कभी आप केला खाकर छिलका यूं ही रास्ते में फेंकते हैं या अपने घर का कूड़ा करकट दूसरे के घर के बाहर फेंकते हैं या आप अपने घरों को, अपने दफ्तरों को या आप अस्पतालों को, धर्मशालाओं को, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं और या जगह जगह पर आप पीक थूकते हैं, किसी की चुगली निंदा करते हैं या किसी को समय देकर फिर लेट पहुँचते हैं, अपने मुंह से गंदे शब्द या गाली गलौज करते हैं। अगर इन सब का उत्तर हाँ है तो आप अपने देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात पहुंचा रहे हैं और आपके द्वारा आपके देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। तो क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के एक नागरिक को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? तो इसका उत्तर है जी हाँ। देश की उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक ये बात समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, वह देश उच्च है। और जहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह देश हीन है। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो सही उम्मीदवार को अपना मत दे और मेरा ये अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना संसार का महान से महान व्यक्ति भी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठे। इस विचार से ही हम अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस निबंध के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अभ्यास में दिए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अब बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।